ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम दो नंबर्स इनपुट कराएंगे और उनका टोटल करेंगे। इसको चलाने के लिए सिंपली हम रन कमांड पे यहाँ पे Ctrl+F9 या रन पे क्लिक करते हैं और ये एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे आउटपुट में कह रहा है प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर, तो हमने कोई से भी नंबर इनपुट कर देना है। मैंने 10 इनपुट करा दिया, इंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे आया प्लीज़ इंटर सेकेंड नंबर, तो मैंने इंटर करा दिया 20। इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया द टोटल ऑफ अबव नंबर इज़ 30। यानी ये जो प्रोग्राम हमने सी में बनाया है ये दो नंबर्स को इनपुट करा के यूज़र से और उनका टोटल शो कर रहा है। यहाँ पर जो प्रोग्राम का आउटपुट है वो यूज़र से दो नंबर इनपुट करा के उनका टोटल कर रहा है। सिंपल वापस आने के लिए इंटर प्रेस करेंगे, हम अपने प्रोग्राम पर वापस आ गए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आपने अभी प्रोग्राम देखा जिसमें हमने दो नंबर इनपुट कराए और उनका टोटल देखा। ये सी लैंग्वेज में बना हुआ एक सिंपल वेरिएबल का प्रोग्राम था जिसमें हमने यूज़र के द्वारा दो अलग अलग नंबर इनपुट कराए और उनका टोटल किया और वहाँ पे शो किया। अभी पिछली क्लास में हमने सिंपली कैरेक्टर्स को, अपना डेटा को डिस्प्ले करने का एक प्रोग्राम सीखा था। आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा है कि आप किस तरीके से नंबर्स भी इनपुट करा सकते हैं और नंबर्स का कैसे आप टोटल या मल्टीप्लिकेशन या अदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में वेरिएबल्स का प्रयोग करना और उन वेरिएबल्स के माध्यम से सी में प्रोग्राम बनाने का प्रयोग। हमने आपको पिछली क्लास में हेडर फाइल्स के बारे में बता दिया था, कौन कौन सी हेडर फाइल्स हम लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम में जो मैंडेटरी है। फंक्शंस हमने आपको मेन फंक्शन, करली ब्रेसेस, वाइड, ये फंक्शंस के बारे में हम आपको कल बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने कल अपने प्रोग्राम्स को बना के नहीं लिखे होंगे तो इनको लिख लीजिएगा, कौन सी हेडर फाइल्स होती हैं, कौन से फंक्शंस के नेम होते हैं। ये भी फंक्शन है जो मैं आपको कल यूज़ करवा चुका हूँ। प्रिंट ऐप से डिस्प्ले होता है, स्कैन ऐप से हम इनपुट लेते हैं, CLR SCR से स्क्रीन साफ करते हैं, गेट CS से स्क्रीन को रोक लेते हैं और प्रत्येक लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। जब भी एक लाइन हमारी फिनिश हो रही होती है सिंटैक्स की तो वहाँ पे हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। आज मैं जो आपको इस क्लास में बताने जा रहा हूँ वो है वेरिएबल डेटा टाइप का प्रयोग कैसे करते हैं। पहले नॉर्मल चीज समझ लेते हैं। सी लैंग्वेज में दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, दो प्रकार के डेटा टाइप हैं। पहला डेटा टाइप है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा टाइप में इंट फॉर इंटीजर, कैर फॉर कैरेक्टर, फ्लोट और डबल, ये सारे वेरिएबल डेटा टाइप आते हैं प्राइमरी में, और सेकेंडरी में आते हैं एरे और पॉइंटर। तो अभी हम लोग अपनी इस क्लास में सिर्फ प्राइमरी वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। अब इनके बारे में आज जो मैं आपको प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ वो इंट यानी इंटीजर वेरिएबल का यूज करूंगा। अब ये समझ लेते हैं ये वेरिएबल्स क्या क्या करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम बताता हूँ। इंटीजर फंक्शन एक न्यूमेरिक इनपुट लेता है। इंटीजर वेरिएबल्स में, इंटीजर डेटा टाइप में हम न्यूमेरिक डेटा एंटर करवाते हैं, जैसे 0 to 9, 1 to 9। फ्लोट में हम डेसिमल वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। कैरेक्टर में हम A to Z यानी अल्फाबेटिक डेटा एंटर करवाते हैं और डबल में फ्लोट जैसे ही डेटा एंटर करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा अक्षर यानी एक या दो अक्षर इनपुट होते हैं, जबकि डबल्स वेरिएबल्स में हम बड़े बड़े लेटर्स को भी इनपुट करा सकते हैं। तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं, डेटा टाइप हैं। इनका यूज हम आज देखेंगे कैसे करते हैं। इसके बाद आते हैं कि इन वेरिएबल्स के हेल्पिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं। यहाँ पे %g है जो हम int वेरिएबल्स के साथ यूज करते हैं, %c कैरेक्टर वेरिएबल्स के साथ, %s स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ यानी डबल वेरिएबल के साथ, और %f फ्लोट वेरिएबल के साथ यूज करते हैं। अब देख लेते हैं जो प्रोग्राम हमने बनाया था वो कैसे बना और उसमें कौन कौन सी चीजें यूज हुई हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, मैंने ये प्रोग्राम बनाया था जो आपको अभी रन करके दिखाया है। अब यहाँ पे ये हेडर फाइल्स हमने लगा ली हैं, दोनों हेडर फाइल हो गए इंक्लूड stdio.h और conio.h। इसके बाद है वाइड मेन फंक्शन जो हमने वाइड कर दिया, आपको पिछली क्लास में भी बताया था। मेन फंक्शन को कुछ काम करना नहीं है तो हम इसको वाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद करली ब्रेसेस खुला यानी प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होगा। अब यहाँ पे हमने देखिए ये int इंटीजर वैल्यू को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे हम इंटीजर फंक्शंस का यूज करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं और इस वेरिएबल के हमने तीन वेरिएबल्स ले लिए, A, B और C। अब इनका मतलब क्या होता है कि आप इंट में यानी इंटीजर में आप न्यूमेरिक वैल्यू तो एंटर कराओगे, लेकिन वो एंटर होके जाएगी कहाँ। हम लोग जब एक्सेल में काम करते थे तो सेल्स होते थे, सेल A1, A2, A3 ये सब सेल होते थे ना, तो आप जो भी डेटा एंटर करवाते थे उन सेल में डेटा रखता था।
उसी तरीके से सी लैंग्वेज में भी वो जो आप डेटा एंटर करवाओगे वो डेटा एंटर होके जाएगा कहाँ, तो उसके लिए हमने ये लोकेशन बना दी 3, और ये तीनों लोकेशन किस प्रकार की है, इंटीजर लोकेशन है। यानी इसमें सिर्फ इंटीजर डेटा ही इनपुट होगा, यानी न्यूमेरिक पूर्णांक वैल्यू ही इनपुट होगी ए में, बी में और सी में। ये हमने 3 लोकेशन कंप्यूटर को अपनी सी लैंग्वेज को बता दी कि यूजर जो भी डेटा इनपुट करेगा वो इन 3 पॉइंट में ही इनपुट होगा। अब यहाँ पे 2 चीजें समझने वाली हैं कि INT लगाने से यानी इंटीजर लगाने से यहाँ पे डेटा कौन सा इनपुट होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक, वो भी पूर्णांक, यानी डेसिमल वैल्यू इनपुट नहीं होगी। अगर आप डेसिमल एंटर करेंगे तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो इंटीजर लगाने का मतलब है कि इस प्रोग्राम में हम पूर्णांक न्यूमेरिक वैल्यू यूज करने वाले हैं। अब पहला ये INT से ये चीज क्लियर हो गई कि INT का मतलब है कि आप यहाँ पे न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू एंटर करवा रहे हो। अब यहाँ पे A, B और C का मतलब क्या हुआ, A, B और C का मतलब ये हुआ कि वो जो वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं वो A, B और C में रखी जाएगी। दिस इज द लोकेशन ऑफ योर प्रोग्राम, यानी जो भी डेटा एंटर होगा वो A, B और C में ही स्टोर होगा। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको इंटीजर वेरिएबल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, तो उस बारे में हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं कि पहला तो आपको INT से हमने न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करानी है और न्यूमेरिक वैल्यू इन 3 में आएगी। जो 3 डेटा टाइप हमने ले लिए हैं A, B और C, इनमें वो डेटा इनपुट होने वाला है। ओके, चलिए अब आते हैं अपनी अगली लाइन पे। CLR SCR स्क्रीन को साफ करने का फंक्शन होता है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था सिंटैक्स। अब अगली लाइन पे आते हैं, यहाँ पे हमने printf सिंटैक्स का यूज किया है। printf में क्या लिखा हमने, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। हम ये लाइन प्रिंट करने वाले हैं अपनी स्क्रीन पर कि प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, और ये एज इट इज। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो ये लाइन एज इट इज ही प्रिंट हो जाने वाली है। हम यहाँ पे यूजर को बोल रहे हैं कि आप एक नंबर इनपुट करो। अब वो इनपुट कैसे करेगा, तो इनपुट करने के लिए यहाँ पे एक नया सिंटैक्स हमने आपको बताया है, scanf। scanf सिंटैक्स इज यूज्ड फॉर गेटिंग एन इनपुट फ्रॉम यूजर। scanf सिंटैक्स का यूज यूजर से इनपुट लेने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पे जो printf लिख रहे थे तो printf से आप लिख तो रहे थे लेकिन इनपुट नहीं मिलेगा। इनपुट लेने के लिए आपको scanf कमांड लिखनी पड़ेगी। हमने scanf लगाया, ब्रैकेट को बंद किया और यहाँ पे लिखा है ये %d। हम आपको अभी बता चुके हैं कि जब भी आप इंटीजर फंक्शन का, इंटीजर वैल्यू वेरिएबल का यूज करेंगे तब आपको %d लगाना पड़ेगा। %d का मतलब होगा कि यहाँ पे जो डेटा इनपुट हो रहा है वो इंटीजर वैल्यू इनपुट हो रही है। हम बार बार नहीं बता सकते, हमने ऊपर बता दिया है कि ये इंटीजर हमने डेटा वेरिएबल ले लिया है, लेकिन जब इनपुट करा रहे हैं तो हमें फिर से उसे बताना पड़ेगा कि %d लगा देने से आपका प्रोग्राम समझ जाता है कि यहाँ पे जो बात हो रही है, जो डेटा इनपुट हो रहा है वो इंटीजर डेटा होगा। %d लगाने से वो वैल्यू न्यूमेरिक समझेगा। ठीक है, तो %d लगाते हैं हम इंटीजर के लिए, %c लगाते हैं कैरेक्टर के लिए, %f लगाते हैं फ्लोट के लिए। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे %d लगा दिया, मतलब यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा एंटर हो रहा है। अब यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। कॉमा इज अ सेपरेशन मार्क, ये सेपरेट करता है आपके आर्ग्यूमेंट्स को। तो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट अलग हो गया, ये आर्ग्यूमेंट अलग हो गया, सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। यहाँ पे %a क्या था, हमने जो ऊपर वेरिएबल लिया था, यहाँ पे ये जो वेरिएबल लिया था a में हम अपना डेटा इनपुट करा रहे हैं, तो ये वही डेटा है जो हमने यहाँ पे % के साथ में लिख दिया है। %, ये इंडिकेट करता है कि आप यहाँ पे इनपुट a में जाएगा। ठीक है, a में इनपुट जा रहा है, इसलिए हम इसके साथ % का साइन भी लगाते हैं। अब यहाँ पे जो डेटा इनपुट होगा, जो नंबर इनपुट होगा, वो सीधे a के अंदर पहुंचेगा, जो हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखा था इंटीजर के साथ में। यहाँ पे जो हमने a ये डिक्लेयर कर रखा है, इसमें नीचे scanf से डेटा एंटर होगा। अब यूजर जो भी यहाँ पे इनपुट करेगा वो सीधा पहुंचेगा a के अंदर। क्लियर? अब वही सिस्टम हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे हमने दूसरा printf दिया, एंटर सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर का वैल्यू भी कहाँ जाएगा, b के अंदर। ऊपर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे थे, a, b और c। तो हमने एक नंबर a में इनपुट करा दिया और दूसरा नंबर हमने b में इनपुट करवा दिया। ओके, अब यहाँ पे 2 का यूज तो हो गया, 2 वेरिएबल का। तीसरा वेरिएबल था हमारा c।
तो हमने सी का यूज किया, सी में हमने यहाँ पे दो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया और ऐड ऑपरेटर, सम ऑपरेटर यूज किया। हमने सी में ए और बी का एडिशन करवा दिया, a प्लस बी बराबर सी करवा दिया। तो सी में कौन सी वैल्यू आ गई, जो a में इनपुट हुई होगी और जो b में इनपुट हुई होगी वो अब c में आ गई। ठीक है, तो c में एक वैल्यू पहुंच गई, c अभी तक खाली था, भाई c में हमने कुछ इनपुट कराया नहीं था तो c खाली था, लेकिन हमने यहाँ में c में वैल्यू डाल दी, a और b का जो जोड़ होगा वो c में आ गया है। क्लियर है। अब आते हैं हम अगली लाइन पे, हम यहाँ पे अब प्रिंट करवा रहे हैं, क्या प्रिंट करवा रहे हैं, द टोटल ऑफ अबव नंबर, जो ऊपर नंबर इनपुट हुए थे उनका टोटल करवा रहे हैं। अब नंबर प्रिंट हो रहा है तो चूंकि हमें परसेंट डी फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात यहाँ पे इंटीजर डेटा की चल रही है, न्यूमेरिक वैल्यू की चल रही है, तो हम यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, और वो भी कौन सा प्रिंट करवा रहे हैं, सी। तो हम यहाँ पे सी प्रिंट करवा रहे हैं, जिसमें कौन सी वैल्यू है, ए और बी का जोड़ जो है वो सी में आ गया, और यहाँ पे हमने इसको सी को इस तरीके से प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे हमने गेट सी एच रो के बंद कर दिया, यहाँ पे प्रोग्राम को बंद कर दिया। अब सिंपली आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम कंपाइल हुआ विदाउट हैविंग एनी एरर, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब आगे हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम इस कमांड पे आए, इस पर क्लिक किया और हमारा प्रोग्राम रन हो गया। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, तो हमने यहाँ पे 10 इनपुट कराया, पहला नंबर हो गया। प्लीज एंटर सेकेंड नंबर, हमने 20 इनपुट कराया, आ गया। द टोटल ऑफ आवर नंबर इज 30। क्लियर, समझ में आया। अगर कोई समझ में ना आने वाली बात हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकूं। ये तो एक यूज था इंटीजर वैल्यू का। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने ABC क्यों लिया, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, यानी वो ये सिर्फ हमने जगह है, जैसे एक्सेल में सेल के एड्रेस होते थे ना, A1 B1 C1 D1 F1 A1, बस ये इसी तरीके से यहाँ पे आप कोई भी नाम ले सकते हो, XYZ, आपको जो भी नाम लेना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं आपको एक दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे इंटीजर में ही आपको समझाता हूँ, दिखा देता हूँ, तो आपको और इंटीजर वेरिएबल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है, इसमें हम स्क्वायर और क्यूब कैलकुलेट करेंगे। सिंपली कैसे किया है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ये हेडर फाइल हो गई, वाइड फंक्शन और मेन फंक्शन हो गया, करली ब्रेसेस को ओपन किया, यहाँ पे हमने इंटीजर वेरिएबल ले लिया। अब इंटीजर वेरिएबल में मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर डिक्लेयर किए, ए, स्क्वायर और क्यूब। मैंने आपको अभी बताया कि आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, आप ABC भी ले सकते हो, आप जो भी नाम लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब निकाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे, मैं इस प्रोग्राम में स्क्वायर और क्यूब निकाल रहा हूँ, तो मैंने अपनी सरलता के लिए, हमें जल्दी से पता चल जाए, तो हमने इस वेरिएबल का नाम ही रख दिया स्क्वायर और क्यूब। इसी तरीके से हम हमेशा वेरिएबल वही रखते हैं जिससे हमें आइडिया रहे कि इस वेरिएबल में हमने क्या काम किया है। आप ABC भी रख सकते हो, आप स्क्वायर क्यूब भी रख सकते हो, आप कुछ भी XYZ यहाँ पे लिख सकते हो, वही में आपका डेटा का एड्रेस हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले प्रिंट करवाया है। प्रिंट में लिखा हमने प्लीज एंटर एन नंबर फॉर स्क्वायर एंड क्यूब, यानी यूजर से हम एक नंबर इनपुट करवा रहे हैं जिससे हम स्क्वायर और क्यूब दोनों निकाल सकें। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने स्कैनएफ काय के लिए होता है, इनपुट कराने के लिए परसेंटेज लगाया, परसेंटेज डी लगाया, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू इनपुट करा रहे हैं और वो डेटा किस में इनपुट होगा, ए में, क्योंकि हमने यहाँ पे ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये वाला, तो ए में यहाँ पे हमने डेटा इनपुट करा दिया। ठीक है, अब वो डेटा कहाँ पहुंच गया, जैसे इसमें कोई नंबर इनपुट हुआ वो ए के अंदर पहुंच गया। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल यूज कर लिया स्क्वायर, जो हमने SQR डिक्लेयर किया था। स्क्वायर में हमने यूजर द्वारा दिए गए नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए a इंटू ए कर दिया, यानी स्क्वायर क्या होता है, जो भी एक भुजा होती है उसमें उसी का गुणा कर देते तो स्क्वायर निकल आता है, तो हमने a इंटू ए किया, इससे स्क्वायर निकल आया। अब जो भी वैल्यू इसने यूजर ने इनपुट करी होगी वो वैल्यू ए में जो होगी वो यहाँ पे a का a में मल्टीप्लाई करके वो पहुंच जाएगी स्क्वायर के अंदर। तो अब स्क्वायर में क्या आ गया, a और a का मल्टीप्लाई स्क्वायर के अंदर आ गया। अभी स्क्वायर खाली था, कुछ नहीं था स्क्वायर में, लेकिन अब स्क्वायर में क्या आ गया, a और a का मल्टीप्लाई जो भी रहा होगा, तो वो स्क्वायर भी निकल आया। इसके बाद हमने क्यूब कैलकुलेट करने के लिए, क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a इंटू ए, 3 भुजाओं में गुणा करते हैं तो हम क्यूब निकाल लेते हैं। तो अब क्यूब में कौन सा डेटा आ गया, इनका जो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ a का, वो डेटा आ गया क्यूब में। ये दोनों वेरिएबल में क्यूब को प्रिंट करवा देना, तो हमने प्रिंट एफ में लिखा। अब यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर और यूज किया, /n पैरामीटर इज यूज फॉर द नेक्स्ट लाइन। /n यूज का स्लैश को डिस्प्ले देने में या आउट के समय पे होती है, तो आप /n लगा दे तो वो लाइन एक नई जगह से, नई लाइन से प्रिंट होती है।
तो यहाँ पे जो स्लैश एन लगाने से ये स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज, ये एक नई लाइन पे प्रिंट होगा। और हमने यहाँ पे लगा दिया %t। अब %t पे क्या प्रिंट होगा, जो हम यहाँ पे पहले लिखे हैं। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर पहले लिखा है, तो वो स्क्वायर यहाँ पे प्रिंट होगा %t की जगह पे। फिर हमने यहाँ पे स्लैश एन लगा दिया, यानी यहाँ तक एक लाइन रहेगी, यहाँ से फिर दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमने लिख दिया क्यूब ऑफ गिवन नंबर %t, तो इस वाले %t पे क्यूब वाला डेटा प्रिंट होगा। तो हमने दोनों डेटा दे दिए हैं और दोनों डेटा आपके दो अलग अलग लाइन पे प्रिंट होने। आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से क्यूब और यहाँ से गेट ch, ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। पहले यहाँ पे कंपाइल पे गए और प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया है, कोई इसमें एरर नहीं है। अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन, तो रन पर जाते हैं, कंट्रोल F9 करते हैं, या F9 करके प्रोग्राम हमारा रन हो गया। अब ये कह रहा है प्लीज एंटर अ नंबर फॉर स्क्वायर एंड क्यूब, यानी कोई नंबर एंटर कराइए जिससे हम स्क्वायर और क्यूब निकाल सकें। तो मैंने एंटर कराया 4, एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग लाइन में हमें अलग अलग आउटपुट मिला। द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज 16 एंड क्यूब ऑफ गिवन नंबर इज 64। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस प्रोग्राम में क्या किया था। अब आपको इस प्रोग्राम में समझ में आ गया होगा कि इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया था। और ये वाला जो प्रोग्राम मैंने इसका सम का आपको बताया, दो नंबर्स को सम करने का, आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो इस प्रोग्राम को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इस वाले सम वाले प्रोग्राम को भी नोट डाउन कर लीजिए और स्क्वायर और क्यूब वाले प्रोग्राम को भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इंटीजर वेरिएबल का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अगर इस वेरिएबल को यूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे जरूर बताइएगा। अगली क्लास में हम प्राइमरी डेटा टाइप का, अगली क्लास में हम फ्लोट वेरिएबल का यूज देखेंगे। फ्लोट कैसे यूज करते हैं, फ्लोट का क्या काम होता है, ये चीज समझेंगे। तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।